तो बच्चों बात करते हैं थोड़ी सी महत्तम समापवर्तक के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में HCF भी बोलते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बोलते हो, या फिर उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, तीनों एक ही बात है। तो मेनली बच्चों मेन तो हमको प्रश्नावली 1.1 के अंदर HCF के बारे में ही बात करनी थी। तो फिर हमने जो इतनी सारी रामायण पढ़ी थी वो क्या थी, तो वो रामायण जो हमने पढ़ी थी वो भी हमारे यहाँ पर काम आएगी। कैसे काम आएगी आपको बताऊंगा, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको HCF निकालना आता है, उभयनिष्ठ उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, आपको निकालना आता है। पहले तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, है ना। पहले तो मैं बता रहा हूँ होता क्या है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुणे में टुकड़े, गुणनखंड मतलब क्या था बेटा, गुणे में टुकड़े। जैसे मान लो मैंने 2 नंबर लिया, पे एक लिया मैंने 18 और एक मैंने लिया 24। तो देखो 18 के मैं गुणनखंड के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखो गुणनखंड मतलब वो, गुणनखंड मतलब वो, मतलब 18 का गुणनखंड का मतलब क्या होगा कि जिससे 18 में पूरा भाग चल जाए। मतलब 18 में मैं अगर उस नंबर से भाग दूं तो मुझे भागफल में पूर्णांक मिले। कैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मुझे बताओ 18 के अंदर मैंने 1 से भाग दिया तो क्या मुझे 18 वापस मिल जाएगा, मतलब पूरा नंबर मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 क्या है, 18 का एक गुणनखंड है ना। मैं 18 के पहले सभी गुणनखंड लिख के बता रहा हूँ आपको। 18 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। पहले उसके बारे में बात करते हैं हम। तो 18 के अंदर मैंने 1 से भाग दिया तो मुझे क्या मिला, 18 मिल गया, मतलब पूरा अंक मिल गया। मतलब 1 क्या है, 18 का एक गुणनखंड है। वैसे कि वैसे 18 से मैंने 2 में भाग दिया तो क्या मिलेगा बेटा, मुझे 9 मिलेगा। तो 9 भी पूरा अंक है। तो 18 के अंदर 2 से भाग देने से मुझे एक पूरा अंक मिल गया, मतलब 2 भी क्या है, 18 का एक गुणनखंड है। वैसे कि वैसे अब देखो मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 से 18, 6 मिला, पूरा अंक मिला, मतलब 3 भी क्या 18 का गुणनखंड है ना। 4 से भाग दूंगा तो मुझे पूरा अंक मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा, दशमलव में अंक मिल जाएगा। तो 4 इसका गुणनखंड नहीं है। 5 से भाग दूंगा तो भी पूरा अंक नहीं मिलेगा, है ना। 5 या 15 फिर दशमलव में आंसर मिल जाएगा, तो 5 भी इसका गुणनखंड नहीं है। 6 से भाग दूंगा तो 6 या 18, मतलब पूरा अंक मिल गया, मतलब 6 भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। 7 से भाग दूंगा तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 8 से भाग दूंगा तो मिलेगा क्या, पूरा अंक। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 2 बच जाएगा, है ना। तो पूरा भाग नहीं गया। 9 से भाग दूंगा तो 9 दूना 18, पूरा अंक मिल गया, मतलब 9 भी क्या है इसका एक गुणनखंड है। 10 से भाग दूंगा तो नहीं हो जाएगा, 11 से दूंगा तो नहीं जाएगा, मतलब अब आखिरी का बच रहा है तब 18। अगर मैं इसके अंदर 18 से भाग दूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, मतलब पूरा अंक मिलेगा, मतलब 18 भी क्या है इसका एक गुणनखंड है। तो ये क्या लिखे मैंने, तो ये मैंने 18 के वो सभी गुणनखंड लिख दिए, वो सभी नंबर लिख दिए जिससे जिन नंबरों से 18 में भाग चला जाता है, ठीक है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं 18 के गुणनखंड है, 18 के गुणे में टुकड़े हैं, ठीक है। बताता हूँ आपको कैसे। तो 18 को मैं 18 गुणे 1 लिख सकता हूँ, तो ये 18 का गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, 18 के गुणे में टुकड़े हुए कि नहीं हुए। 1 गुणित 1, सॉरी इसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो देखो 2 गुणित 9 बराबर 18, तो 18 के ये गुणे में टुकड़े हुए कि नहीं हुए ना। तो इस तरीके से 3 गुणित 6 बराबर 18, तो 18 के गुणे में टुकड़े हुए कि नहीं हुए, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, 18 के जितने भी गुणनखंड हो सकते थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए। मतलब गुणे में 18 के जितने भी टुकड़े हो सकते थे, जितने भी नंबर काम आ सकते थे 18 के गुणनखंड में, वो मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। अब देखो 24 के लिखता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ आपको। 24 के अंदर 1 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 24 एकम 24, है ना। 1 के बारे में 24 कितने बार आएगा, 24 बार आएगा, तो 1 भी इसका गुणनखंड है। क्या 2 से चला जाएगा पूरा भाग, तो हाँ चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 भी एक पूर्णांक है, तो मतलब 2 भी क्या इसका एक गुणनखंड है। अब ऐसे कैसे 3 से चला जाएगा भाग, तो हाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 3 8 24, है ना। तो ये भी एक पूर्णांक मिला, तो इसका मतलब क्या है, ये 24 का एक गुणनखंड है 3, ठीक है। 24 का एक गुणनखंड है 3। 4 से चला जाएगा, तो हाँ चला जाएगा, 4 × 24, तो 4 भी इसका एक गुणनखंड है। 5 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। 6 से चला जाएगा क्या, तो हाँ 6 से चला जाएगा, 6 × 24, तो 6 यहाँ पे लिख दिया हमने।
7 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 8 से चला जाएगा क्या? तो हाँ चला जाएगा 8 से। 8 तिया 24, तो मतलब 8 भी इसका एक गुणनखंड है। 9 से चल जाएगा क्या? नहीं, 9 से नहीं जाएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है, मतलब 9 से इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 10 से चल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 11 से चल जाएगा कि नहीं जाएगा? 12 से चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा। 2 बार 12, एकम 12, 12 दूना 24। इसके बाद जाएगा क्या? इसके बाद नहीं जाएगा किसी से भी। इसके बाद सिर्फ 24 से जाएगा, तो 24 एकम 24। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने 18 के सभी गुणे में टुकड़े लिख दिए। गुणे में टुकड़े था मतलब वो सभी नंबर लिख दिए जो 18 के गुणनखंड होते हैं। 24 के मैंने वो सभी गुणनखंड लिख दिए, है ना। 24 के वो मैंने वो सभी नंबर लिख दिए जो 24 के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने क्या लिख दिया बेटा, ये मैंने 18 के सभी गुणनखंड लिख दिए, 24 के सभी गुणनखंड लिख दिए। अब मुझे इसके अंदर वो गुणनखंड ढूंढने हैं जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। दोनों के अंदर आ रहे हैं मतलब कॉमन है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से। देखो, एक इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर भी है। तो एक दोनों के अंदर है, मतलब एक क्या है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। एक क्या, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वैसे 2 भी इसके अंदर है और 2 भी इसके अंदर है, मतलब 2 भी क्या है, 2 भी 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 भी 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। लेकिन 4 है क्या, तो 4 देखो इसमें नहीं है, मतलब 4 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। 5 है क्या, तो 5 तो है नहीं। लेकिन देखो 6 इसके अंदर है और 6 इसके अंदर भी है, मतलब 6 भी क्या, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 6 जो है वो 18 का और 24 का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो 9 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। 8 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। 18 इसके अंदर है, 18 इसके अंदर नहीं है। 12 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है ना। 24 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमको 4 नंबर मिले जो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड थे। एक तो हमको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 6 मिला, है ना। ये क्या है, तो ये वो नंबर है जो दोनों के अंदर है। तो ये 1 भी 18 का और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। 2 भी 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। 3 भी 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ और 6 भी 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। तो मुझे बताइए, इन सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो वो है 6। इसका मतलब 18 और 24 का, 18 और 24 का उच्चतम मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला हमको, तो वो मिला हमको 6, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF। तो 18 और 24 का HCF क्या है बेटा, 6 आया। तो ये था सबसे पुरानी ट्रिक उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने की। हमने पहले क्या करा, उनके सभी गुणनखंड लिख दिए, मतलब 18 के सभी गुणनखंड लिख दिए, 24 के सभी गुणनखंड लिख दिए। फिर उनमें से छांटना शुरू करे कि वो गुणनखंड कौन से है जो दोनों के अंदर है। तो हमने छांटे तो हमको 1 भी दोनों के अंदर मिला, 2 भी दोनों के अंदर मिला, 3 भी दोनों के अंदर मिला, 6 भी दोनों के अंदर मिला। ठीक है, तो हमने उनको अलग लिख दिया। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 6, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, 6। तो 6 दोनों का क्या हुआ, 6 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। उभयनिष्ठ तो ये चारों है, लेकिन उच्चतम कौन सा है, उच्चतम 6 है। तो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है। तो 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये काम तो बहुत मेहनत वाला काम हो गया। 18 और 24 का गुणन उभयनिष्ठ, सॉरी उच्चतम उभयनिष्ठ मतलब महत्तम समावर्तक। महत्तम का मतलब होता है उच्चतम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 18 और 24 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में हमने इतनी मेहनत कर दी, क्या और कोई दूसरा तरीका नहीं था क्या? तो हाँ, दूसरा तरीका भी है, आसान तरीका है इससे 18 और 24 का गुणनखंड निकालने का, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने का, HCF निकालने का। तो वो तरीका क्या है, इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर वो बताता हूँ। ठीक है, करिए नोट। तो बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है 18 और 24 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। तो जो हमने पहले एक मेथड करी थी, पहले एक विधि करी थी, वो कठिन थी। तो सरल विधि क्या है, तो बेटा आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या, दोनों को अलग अलग निकालेंगे हम। आप पहले पढ़ के आए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आते होंगे, आपको आते होंगे। कैसे होता है, तो देखो बेटा 18 के मैंने क्या करे, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। यहाँ पे लिखा 18, 2 से भाग दिया, कितने बार जाएगा, 9 बार। अब देखो 2 से भाग नहीं जाएगा तो किससे देंगे, 3 से देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 बार जाएगा, ये हो गया। ये 18 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। वैसे कहते 24 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। ठीक है,
2 से चला जाएगा तो वहाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार, है ना। सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं ना, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। फिर 2 से चला जाएगा 6 बार, फिर 2 से चला जाएगा 3 बार, और अब 3 से जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 18 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, जैसा कि वैसे 24 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, ये मैंने 18 के अभाज्य गुणनखंड करे, है ना। ये 18 के सभी गुणनखंड नहीं है, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड है, ये 24 के भी अभाज्य गुणनखंड है। तो मुझे बताओ अब इनके अंदर कॉमन क्या है। तो देखो इनके अंदर ये 2 इसके अंदर है और 2 इसके अंदर भी है ना, और 3 इसके अंदर है और 3 इसके अंदर भी है ना। ये 3 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा 3 नहीं है। वैसे वैसे इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर यहाँ पे और कोई 2 बचा नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई 2 बचा नहीं है। तो जो चीज़ हमको कॉमन मिली, जो चीज़ हमको दोनों के अंदर मिली, उनको हमने लिख दिया। देखो यहाँ पे हमको 2 मिला तो ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमको 3 मिला जो दोनों के अंदर था वो मैंने लिख दिया, और फिर उन दोनों का गुणा कर दिया तो जो आया वो हमारा क्या आया, HCF आया। बात समझ में ही। तो ये हमने HCF आसान तरीके से निकाल दिया। अभी जो निकाला था वो तरीका कठिन था लेकिन आपको समझ में आ रहा था। लेकिन ये तरीका देखो, 18 और 24 का HCF निकालने के लिए हमने क्या करा, 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 24 के भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए, दोनों को लिख दिया। फिर दोनों में से जो चीज़ कॉमन थी वो निकाल ली और उनका आपस में गुणा कर दिया। तो देखो इसके अंदर 2 इसके अंदर था, इसके अंदर भी था, है ना। तो 1 2 कॉमन इसके अंदर मिल गया और 1 3 कॉमन मिल गया, दोनों का आपस में गुणा करा, क्या आ गया, 6 आ गया। तो 18 और 24 का HCF क्या आया। तो बेटा हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे HCF 18 और 24 का HCF को हम कैसे लिखेंगे, HCF ऑफ 18, 24। हम इसको ऐसे लिखेंगे, 18 और 24 का HCF क्या आया बेटा, 6 आया। ये हमने इजीली निकाल दिया। ठीक है, आसानी से निकाल दिया। तो ये तरीका जा रहा है आसानी HCF निकालने का। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए आप, अगर आपके सामने ऐसी संख्या लिखी हुई है, इस तरह की आपके सामने संख्या लिखी हुई है और आपसे बोल देंगे कि इन दोनों नंबरों का HCF निकालो, तो क्या आप इस तरीके से निकाल पाओगे? तो निकाल तो दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कितना बड़ा नंबर है, आपका पूरा पेज भरा जाएगा अभाज्य गुणनखंड करने में, और हो सकता है कि आप बीच में उलझ जाओ। मतलब बीच में कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसके अंदर भाग ही ना जाए, मतलब कोई अभाज्य संख्या आ जाए, तो आप सोचो कि यार 2 से भाग जाएगा कि 3 से जाएगा, 4 से जाएगा कि 5 से जाएगा, आप ऐसे सोचते रह जाओ। तो अब क्या करें इस कंडीशन में, क्या करें जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आ जाए। चलो ठीक है, 18 और 24 तो छोटा नंबर था, 2 अंक वाले नंबर, 3 अंक वाले नंबर छोटे होते हैं, इनका आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको इस तरीके के बड़े बड़े नंबर मिल गए, इससे भी बड़े नंबर मिल गए, तो आप क्या करोगे, आपका HCF जो था अभाज्य गुणनखंड वाले से निकालने का, वो तो फेल होने से तरीका हो गया, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े होते हैं और इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो अब हमने एक और तरीका निकाला, आसान तरीका, जिससे हम बड़े बड़े नंबरों का भी HCF निकाल सकते हैं। तो वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे उस तरीके के बारे में। फटाक से नोट कीजिए। तो बेटा देखो हमारे सामने इस तरीके का नंबर आ जाए कि 422 और 42 का HCF ज्ञात करो। तो चलो ठीक है, ये तो इतना बड़ा नंबर नहीं है और मैंने आपके सामने जानबूझ के इतना बड़ा नंबर नहीं लिया है आपको समझाने के लिए। तो वो तीसरा तरीका क्या है, 2 तरीके तो हमने सीख लिए, वो तीसरा तरीका क्या है जिससे इन दोनों नंबरों का मैं HCF निकाल सकूं। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। मुझे सबसे पहले बताओ कि इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है। सीधी सी बात है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की नींव रखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर ये वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, चूंकि 455 जो है वो किससे बड़ा है, 42 से। ये बड़ा है ना, इसलिए इसकी तरफ मुंह खुला है, बड़ा है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब देखो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या काम करूँगा वो आपको दिखाऊंगा क्या कर रहा हूँ मैं। तो मैंने 455 और 42 में मैंने क्या लगा दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। मतलब इन दोनों का मुझे भाग करना है। कैसे करना है मैं आपको करके बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको कि 455
और 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब क्या? मतलब ये है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है, मतलब इसके अंदर आप इससे भाग दो। तो मैं बताता हूँ कैसे भाग देते हैं। 42 से मैंने भाग दिया 455 में, ठीक है, 42 से मैंने भाग दिया 455 में। अब देखो मैं अगर 42 के अंदर 10 से गुणा करूंगा, 42 से मैं अगर 10 से गुणा करूंगा तो 420 आएगा। समझ रहे हो ना? मतलब आपको सही तरीके से भाग देगा, बताता हूँ मैं, छोड़ो इसको। देखो 42 से कम 42, 42 से कम 42, कितने बचे? ऊपर से 3 बचे, और हमने कितना उतार लिया? 5। कहने का मतलब ये है कि देखो मैं अगर 42 के अंदर 10 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 420 आएगा कि नहीं आएगा? 420। क्या बचेगा बेटा? 35 बचेगा। ये बात समझ में ही आपको? ये बात समझ में ही आपको? 42 से मैं 455 में भाग दूंगा तो 10 बार भाग दूंगा तो 420 आएगा। 11 बार दूंगा तो 11 बार दूंगा तो 455 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, इसलिए हमको 11 बार नहीं देना है। तो 10 बार मैंने भाग दिया तो क्या बचा नीचे? 35 बचा। तो मुझे बताओ, ये था भाज्य, ये था भाजक, ये था भागफल, इन दोनों का मैंने गुणा कर दिया और शेषफल जोड़ दिया, तो ये नंबर वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या? मैंने 455 और 42 के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगे तो कैसे आएगा वो? तो 455 मतलब ये जो ये भाजक जो है इससे इसमें भाग दे रहे हैं, तो ये तो ये भाजक और ये है भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, मतलब 42 गुणित 10 प्लस शेषफल। शेषफल क्या है बेटा? 35 है। क्या मैं 455 को इस तरीके से ले सकता हूँ? 42 गुणित 10 प्लस 35 ले सकता हूँ, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये क्या है? ये शेषफल है, जिसको हम आर बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुझे बताओ कि ये जो आर है ये क्या 0 आया? क्या नहीं आया ना? 0 नहीं आया ना, 35 आया, 0 नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हमको पता चल गया कि भैया हमारा जो आर जो है, हमने 455 और 42 के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने से अभी तो हमारा आर क्या नहीं आया? 0 के बराबर नहीं आया। तो 0 के बराबर नहीं आया, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम हमारे पास ये जो भाजक रहता है इसका और ये शेषफल जो है इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है आपको एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अब क्या करूँगा मैं इसके अंदर? तो अब देखो मैं 42 हमने देखा कि हमारा आर जो है ये वाला ये 0 नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर इस मतलब 42 के अंदर और 35 के अंदर क्या लगाऊंगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाऊंगा। कैसे? तो मैं बताता हूँ आपको कि 42 और 35 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, राइटिंग पे बेटा गौर मत करना क्योंकि मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। 42 और 35 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो मुझे बताओ 42 और 35 में बड़ा नंबर कौन सा है? 42 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि भैया हमारा 42 जो है वो 35 से बड़ा है। तब हम क्या करेंगे, 35 से 42 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 35 से कम 35, कितने बचेंगे बेटा? 7 बचेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये लाइन लिखी थी वैसे वही ये लाइन हम 42 के लिए भी लिख सकते हैं। क्या? 42 बराबर 35 गुणित 1 प्लस 7, 35 गुणित 1 प्लस 7, समझ रहे हो ना? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में लिख सकते हैं। अब देखो मुझे बताओ ये क्या है? ये आर है। क्या अभी भी आर 0 आया? क्या नहीं आया? तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि आर जो है हमारा वो हमको क्या नहीं मिला? 0 नहीं मिला। तो अब हम इसके अंदर और इसके अंदर क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो बताओ मुझे 35 बड़ा है 7 से, तब हम इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, मतलब 7 से 35 के अंदर भाग देंगे।
तो चला जाएगा, तो हाँ बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 7 5 35। अब देखो हमारे पास शेषफल 0 आ चुका कि नहीं आ चुका? आ गया। तो पहले मैं आपको उसको लिख के बता देता हूँ। 35 बराबर 7 गुणित 5 प्लस 0। तो अब देखो हमारा r क्या आ गया? हमारा r आ गया 0। हमारा r 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारा इस टाइम का जो भाजक है 7, वो इन दोनों नंबरों का क्या है? HCF है। मतलब r 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? अतः HCF ऑफ 455 और 42 का जो है वो है 7। बात समझ में आई आपको? बात समझ में? हमने क्या करा? मुझे 455 और 42 का क्या निकालना था? HCF निकालना था। तो मैंने क्या करा? पहले देखा दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। देखो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पहली स्टेप में मैंने क्या करा? दोनों नंबरों में से देखा बड़ा नंबर कौन सा है। ये नंबर बड़ा है, तो मैंने इन दोनों नंबरों में क्या लगाया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। मतलब इन दोनों नंबर के अंदर मैंने क्या लगाया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब वही भाग दे के देखा और उसको इस तरीके से लिखा, इस तरीके से भाग दे के देखा और इस तरीके से लिखा। तो मैंने इन दोनों नंबरों के अंदर जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई तो हमको क्या मिला? 455 जो था, मतलब भाज्य जो था वो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये मिला हमको। ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने ये काम करा, इन दोनों नंबरों के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने का काम करा। ठीक है। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा जो r है ये क्या 0 है क्या? तो हमको 0 नहीं मिला, 35 मिला। तो फिर हमने क्या करा? स्टेप 2 में हमने देखा कि भैया हमको हमारा r 0 नहीं मिला, तो फिर हमने इन दोनों नंबरों के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई। देखो 42 और 35 के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो 42 और 35 में बड़ा कौन? 42। तो मैंने इन दोनों के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई। तो जो नंबर बड़ा रहता है मतलब उसको हम भाज्य लेते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। देखो वो भी लिखा था मैंने, पहले मिटा दिया उसको। तो 35 गुणित 1 प्लस 7, तो 35 प्लस 7 बराबर 42। ठीक है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो देखो अभी भी हमारा जो शेषफल है वो क्या हमको 0 मिला क्या? नहीं मिला। हमको हमारा r 0 के बराबर नहीं मिला। तो नहीं मिला, फिर हमने क्या करा? फिर हम इन दोनों के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना का काम करा हमने, है ना। इन दोनों के अंदर हमने क्या करा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने का काम करा। तो फिर हमने इन दोनों नंबरों के अंदर देखा कि 35 और 7 में बड़ा कौन? 35। तो 35 यहाँ लिखाएगा और 7 से 35 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आ गया? यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया। 7 गुणित 5 प्लस 0। तो यहाँ पे हमको 0 मिल गया। मतलब हमको हमारा r, चूंकि r बराबर 0 मिल गया, तो जहाँ पर हमको हमारा शेषफल 0 मिल जाता है वहाँ का जो भाजक रहता है वो ही हमारे नंबर का HCF होता है। मतलब 455 और 42 का HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये जो हमने कुछ स्टेप लिखी, ये सारी स्टेप है, ये क्या थी? ये एक एल्गोरिदम थी। एल्गोरिदम मतलब हमको कुछ स्टेप्स दे दी, वेल डिफाइंड स्टेप्स, सुपरिभाषित स्टेप्स। मतलब शुरू में हम क्या करेंगे? दो नंबर को देखेंगे बड़ा कौन सा है, देखेंगे उनके अंदर क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा के देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने से अगर हमको उनका शेषफल 0 मिल जाता है तो ठीक है। अगर शेषफल 0 नहीं मिलता तो फिर भाजक और शेषफल के अंदर हम क्या लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। फिर भी देखते हैं, फिर भी हमको शेषफल 0 नहीं मिलता है, तो फिर उसके बाद हम वापस अगले वाले के भाजक और शेषफल में क्या लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और अगर फिर हमको शेषफल 0 मिल जाता है तो शेषफल 0 मिलने पर जो हमारा भाजक रहता है वो ही उन दो नंबरों का HCF रहता है जो हमने शुरू में लिया था। और अगर वहाँ पर भी हमको r 0 नहीं मिले तो फिर हम उस काम को आगे करते जाते हैं। तो अब ये जो हमने काम करा, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसको लाइनों में लिख के बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हमने 3-4 स्टेपों में काम करा। तो यूज किसका करा हमने? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हमने एक एल्गोरिदम बनाया जिसको हमने नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो पहले आप ये नोट कीजिए, मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया है, पहले आप इसको नोट कीजिए। मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है उसको पहले मैं बोर्ड पर लिख के बताता हूँ, उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक सवाल कराता हूँ, फिर हम बात करेंगे दूसरी। ठीक है, पहले नोट कीजिए। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है?
उसकी स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम जो होता है वो सुपरिभाषित जो श्रृंखला होती है हमारी, सुपरिभाषित चरण होते हैं उनकी श्रृंखला होती है। तो देखो एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ चरण है ना, जो सुपरिभाषित है ना। तो इसको हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम दिया है, वो क्यों दिया है आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाले, जैसे 2, 5, 7, 8 है ना, 0 से बड़े वाले। तो मैंने दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे ए और बी लिए, और ये बताया भी है कि जो ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिए, जिसमें ए क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो देखो चरण नंबर 1 है ना, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, ए और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करनी है ना। ये मैंने जो लिख रखा है आप उसको उतार लेना, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, पहले दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, जिसके अंदर एक बड़ा और एक छोटा, सीधी सी बात है, दोनों सेम मत लेना है ना। दो धनात्मक पूर्णांक लेने, तो हमने दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिए, जिसके अंदर ए बड़ा है बी से, ठीक है। तो ए और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करी अपन ने, ए और बी पे क्या करा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू कर दी। क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हमको जो हमारा आर मिला है वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन इस बी से, इस भाजक से छोटा होगा। ये आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर ए और बी के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करी, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करने पर अगर हमको शेषफल 0 मिल जाता है, तो इस स्थिति वाला भाजक ही, मतलब बी ही, ए और बी का क्या होगा, HCF होगा। बात समझ में ही नहीं आई, मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। यदि मतलब कि शुरू में जैसे हमने किसी दो नंबर के ऊपर अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करी, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करने पर हमको शुरू में अगर शेषफल 0 मिल गया, तो जो उसका भाजक रहेगा वो ही हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। और अगर हमारा, और यदि हमको शुरू में अगर R जो है, मतलब शेषफल जो है वो 0 नहीं मिलता है, तो फिर हमको क्या करना है, मतलब ए और बी के अंदर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करी, ए और बी के अंदर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करी, और हमको शेषफल जो है वो 0 नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि बी और इस आर में, मतलब इस भाजक और इस शेषफल के अंदर हम क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा मैंने कि यदि आर हमको 0 मिल जाता है शुरू में ही, तो इस स्थिति वाला भाजक मतलब बी ही, ए और बी का क्या होगा, HCF होगा। और यदि आर अगर 0 नहीं मिलता है, मतलब आर अगर हमको शुरू में 0 नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करते हैं, बी और आर के अंदर क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमको प्रयोग कब तक करना है, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कब तक करना है, तो जब तक, मतलब इस प्रक्रिया को हमको तब तक जारी रखना है, तब तक हमको शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जब तक हमको शेषफल 0 ना मिल जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को लागू करते रहेंगे। और जब हमको शेषफल मिल जाएगा 0, तो जहाँ पर हमको शेषफल 0 मिलेगा, उस स्थिति में जो भाजक रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, 455 और 42 का HCF निकालने के लिए। इन लाइनों को समझाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, पहले आप इन लाइनों को नोट कर लिए, है ना। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मतलब इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले इन लाइनों को नोट करके अपने पास कॉपी में लिख के रखें, फिर इनको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फटाक से इनको नोट कीजिए, अपने पास लिख के रखिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, है ना। वीडियो को पॉज करना और उतार लो, मैं मिटा रहा हूँ। जैसे बेटा सबसे पहले मैंने 2 नंबर लिए बोर्ड पे, देखो मैंने एक नंबर लिया 2 और दूसरा नंबर लिया 8, तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों नंबर धनात्मक पूर्णांक के, ठीक है। तो दोनों नंबर मैंने धनात्मक पूर्णांक के। तो अब देखो पहले स्टेप के अंदर पहला चरण क्या बोलता है कि इन दोनों के अंदर, अगर आपने नोट करके आपके पास लिखा हो तो क्या लिखा हुआ कि सबसे पहले इन दोनों के अंदर अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। अपन देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सीधी सी बात है 8 बड़ा है 2 से, बड़ा है ना। तो 8 और 2 के अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट काम, है ना। तो अब मैं लिख के बताता हूँ, 2 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर, तो देखो हमने 2 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करी, मतलब आप साइड में मैंने क्या करा, 2 से 8 में भाग दे दिया, तो 2 चौक 8। देखो शुरू में शेषफल 0 मिल गया,
मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको लिखेंगे कैसे हम? तो देखो 8 जो है जो बड़ा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और देखो इसका इससे गुणा, मतलब 2 गुणित 4 प्लस 0, 2 चौक 8 प्लस 0। तो देखो मैंने 2 और 8 के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करी, और लागू करने पे ही शुरू में हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा चूंकि r बराबर हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो r 0 मिल गया, मतलब इस स्थिति वाला ही हमारा जो भाजक था, मतलब क्या था भाजक? 2 था, तो 2 ही क्या होगा? 8 और 2 का HCF होगा। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? चूंकि r बराबर 0 मिल गया हमको, तो अतः करके HCF किसका? 2 और 8 का। तो हम इसे लिखते हैं 2 और 8 को कोष्टक में लिखते हैं, और लिखते हैं HCF ऑफ 2 और 8, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं ना। तो HCF 2 और 8 का क्या मिल गया हमको? तो 2 ही मिल गया। तो ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर हमको r शुरू में 0 मिल गया, तो हमने r 0 मिल गया, तो हमारा जो भाजक था वही हमारा क्या निकला? HCF निकला। अब मैं आपको ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ जिसके अंदर r शुरू में 0 नहीं मिलेगा। पहले आप इसको नोट कीजिए, ये पहला चरण तो मैंने आपको करके बता दिया कि पहले चरण में अगर हमारा काम हो जाता है तो जो हमारा भाजक रहता है वही हमारा HCF होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा भाजक, मतलब हमारे को शुरू में अगर शेषफल 0 ना मिले तो फिर क्या करना है? नोट कीजिए पहले ये, फिर बताता हूँ। तो बेटा आ गया वापस में उन्हीं नंबर पे जो हमने शुरू में जब HCF सीखना शुरू करे थे, जब यूज़ करे थे, वही नंबर है। तो अब देखो पहला चरण तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमको शुरू में ही अगर शेषफल 0 मिल जाता है तो जो हमारा भाजक रहता है वही हमारा HCF रहता है। अब देखो इनके अंदर मैं आपको चरण सेकंड के बारे में बताऊंगा, कैसे पता चलेगा आपको। शुरू में क्या देखेंगे हम? दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 24 है। 24 बड़ा है 18 से, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। 24 और 18 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर तो क्या होगा? मतलब 18 से हमको 24 से भाग देना है, जो बड़ा नंबर है उसके अंदर 18 से भाग देना है। तो 18 एकम 18, कितने बचेंगे बेटा? 6 बचेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, देखो 24 बराबर 18 गुणित 1 प्लस 6। मुझे बताओ अभी क्या हमको शेषफल 0 मिला? क्या नहीं मिला। तो जब शेषफल 0 नहीं मिलता है तो क्या करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले तो कि चूंकि r जो है वो हमको 0 नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? तो अब इन दोनों के अंदर हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मतलब 18 और 6 में मतलब 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर, है ना। दोनों में से बड़ा कौन है? 18, तो 18 के अंदर हम भाग देंगे, है ना। आप समझ जाओ लाइनें क्या लिखनी है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और समय भी लग रहा है बहुत, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाओ। अब क्या करेंगे हम? 18 और 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। तो बड़ा कौन है? 18, तो 18 के अंदर भाग देंगे। छोटा कौन है? 6, तो 6 से भाग देंगे। तो 6 या 18 चला गया भाग, पूरा चला गया, शेषफल 0 आ गया। देखो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो 18 बराबर 6 गुणित 3 प्लस 0। तो देखो यहाँ पे हमको r जो है हमारा, चूंकि r जो है हमको क्या मिल गया बेटा? 0 मिल गया। r हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो r 0 मिल गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे 24 और 18 का HCF जो है, हमारे 24 और 18 का HCF जो है ये 0 किसने दिया? इस 6 की वजह से मिला हमको। इस 6 में हमने 18 से भाग दिया, शेषफल हमको 0 मिला। तो इस स्थिति वाला भाजक मतलब 6 ही क्या है? इन दोनों का HCF है। 18 और 24 का HCF क्या है? 6 है। अतः करके हम क्या लिखेंगे? अपन को शेषफल 0 मिल गया बेटा, तो अतः HCF ऑफ 18 और 24 क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। तो बेटा ये HCF निकालने की मैंने आपको 3 विधि करा दी है। 18 और 24 का HCF मैंने शुरू में आपको इनके गुणनखंड करके बताया था, फिर अभाज्य गुणनखंड करके बताया, और ये अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करके बताया। एल्गोरिथम मतलब हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करा। पहले शुरू में क्या करा? 18 और 24 का हमको HCF निकालना था, दोनों धनात्मक पूर्णांक थे। हमने देखा दोनों में से बड़ा कौन है? 24 बड़ा है, तो इसे लिख के बता दिया। फिर हमने शुरू में क्या करा? पहले स्टेप के अंदर, पहले चरण के अंदर हमने इन दोनों के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करा, है ना। 2 नंबरों के अंदर हमने क्या करा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करी, है ना।
2 नंबर के अंदर हमने क्या करा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करी। अगर हमको r 0 मिल गया तो उस कंडीशन वाला जो हमारा भाजक था वही हमारा क्या बन गया, HCF बन गया। और अगर हमको शुरू में r 0 नहीं मिला तो फिर हमने क्या करा, इन 2 नंबरों पर मतलब भाजक और शेषफल पर क्या लगाया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और लगाया। तो अगर उसके बाद अगर हमको HCF इसके बाद हमको शेषफल 0 मिल गया तो शेषफल 0 मिल गया, उस कंडीशन वाला जो हमारा भाजक था यही हमारा HCF होगा। और अगर यहाँ पर भी हमको r अगर 0 नहीं मिलता है तो हम इस कंडीशन को बार बार लागू करते रहते। कहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा तो फिर इन 2 नंबर पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। कब तक लगाते रहेंगे, जब तक हमको शेषफल 0 नहीं मिलेगा। और अगर हमको शेषफल 0 मिल जाएगा तो हमको HCF मिल जाएगा। शेषफल जैसे 0 मिला तो उस कंडीशन में जो हमारा भाजक है, जैसे हमको यहाँ पे शेषफल 0 मिला तो इस कंडीशन में जो हमारा भाजक क्या है, तो यही इन दोनों का क्या HCF है। ऐसे हम इन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। शुरू में 2 नंबर लेंगे, उनके ऊपर HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने से अगर हमको r 0 मिल जाता है तो वो भाजक ही हमारा शेषफल है, वो भाजक ही हमारा HCF है। और हमको r अगर 0 नहीं मिलता है, मतलब हमको अगर शेषफल 0 नहीं मिलता है तो फिर हम भाजक और शेषफल पर क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। और ये काम कब तक करते हैं, जब तक हमको शेषफल 0 नहीं मिल जाता। जैसे ही शेषफल 0 मिलता है उस स्थिति वाला भाजक हमारा HCF होता है। तो ये था क्लास 10th की मैथमेटिक्स NCERT वाली जो हिंदी माध्यम में थी, उसका प्रश्न वाली 1.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्न वाली 1.1 के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो भी मैंने आपको कराया है पहले तो आप इनको नोट कर लीजिए, है ना, और इतनी तैयारी कर लीजिए आप, क्योंकि इसके बाद मामला तो कठिन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने इतनी तैयारी नहीं करी तो 1.1 के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हमेशा इंट्रोडक्शन इसीलिए कराता हूँ ताकि प्रश्नावली में दिक्कत ना हो। तो इसके अंदर आपके सामने 2 बड़े चैलेंज आ गए। 2 बड़े चैलेंज क्या, जो मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर की मैंने बात करी थी वास्तविक संख्या के बारे में, तो वास्तविक संख्या के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मैंने आपको बोला था कि आप क्लास 9th की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाइए, प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली 1.2 दोनों का इंट्रोडक्शन देख कर आइए, ताकि आपको 10th के अंदर जो हम काम करेंगे वो समझ में आ सके। बच्चों ये आपकी बोर्ड क्लास है, इसमें आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, आप जाइए और देख कर आइए। आप वहाँ पर देख कर आओगे प्रश्न वाली 1.1 और 2 का इंट्रोडक्शन, तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है वो चीज़ें, लेकिन आगे होने वाली है। ठीक है, तो वो काम तो आपको करना ही है। उसके बाद अभी तक इस लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया है, इस इंट्रोडक्शन में मैंने जो आपको पढ़ाया है, ये आप जरूर करिए, इस लेक्चर को जरूर पूरा तैयार कीजिए। इसके बाद ही आप प्रश्न वाली 1.1 का जो लेक्चर है वो मेरा देखिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा। अगर आपने ये नहीं किया है और आप डायरेक्ट प्रश्न वाली 1.1 के लेक्चर पर आ गए तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मेरी बात मानो तो आप देख लेना, थोड़ा समय ही लगेगा, है ना। तो ये नोट कीजिए। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न वाली 1.1 के मेन क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू, नोट कीजिए।